मैकेनिकल फिजिक्स में काइनेमैटिक्स हमारा क्या हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है. व्हाट आर वी स्टडीइंग? वी आर स्टडीइंग डायनामिक्स. एंड डायनामिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी? व्हाट इज इट? इट्स द स्टडी ऑफ मोशन along with क्या? along with the reference of forces acting on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ही डिस्कस करना है, लेकिन किस चक्कर में डिस्कस करना है? उसकी मूवमेंट का फोर्स के साथ क्या लेना देना है, या फोर्स का उसकी मूवमेंट के साथ क्या लेना देना है. ये यूं समझिए आसान लफ्जों में कि डायनामिक्स में पढ़ना ही क्या है. डायनामिक्स वाले चैप्टर में पढ़ना ही फोर्स को है. फोर्स के प्री ओ लेवल से स्टार्ट करके फोर्स के ही किसी एडवांस लेवल तक हमने बात को लेकर जाना है. और फोर्स का आपका आई बिलीव डायनामिक्स में हम फोर्स पढ़ रहे हैं या फोर्सेस पढ़ रहे हैं. ओके, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है मुझे उसकी जरा एक समरी आप लोगों ने सुनानी है. मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से यह है कि फोर्स का जो O1 लेवल है, लाइक बिल्कुल ही प्री ओ लेवल टाइप जो लेवल है, उसमें आप फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? एनीवन प्लीज? इट्स जस्ट द पुश और पुल. ठीक हो गया साहब? वो कहते सर जी फोर्स की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? इट इज द पुश और पुल ऑफ क्या? ऑफ वन ऑब्जेक्ट onto the other. is the push or pull of one object onto the other. बिल्कुल ठीक हो गया. इसका जो O2 लेवल है, कि जब फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो उसके ढेर सारे इफेक्ट्स होते हैं. उन इफेक्ट्स की समरी क्या है, मतलब उन इफेक्ट्स का फाइनल वर्जन क्या है? हाँ, फोर्स क्या करता है? फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस क्या? फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस क्या? ठीक है, तो लेना साहब क्या हुआ? इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन. हमारा O2 लेवल आ गया. ठीक हो गया जी. एंड आई होप यू नो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो बेसिकली फोर्स ने क्या करना होता है? वेलोसिटी को, और वेलोसिटी की चेंज का मतलब आपको पता है, ईदर द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. और चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब आपको पता है, चेंज इन स्पीड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड कहते हैं. और चेंज इन स्पीड का मतलब भी आपको पता है, ईदर इंक्रीज इन स्पीड और डिक्रीज इन स्पीड, या तो एक्सेलरेट या डिसेलरेट. तो ये सारी बातें ऐसे जुड़ी हैं कि फोर्स का मकसद क्या है? इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. फिर जो हमारा O3 लेवल है, जो फाइनल ईयर का लेवल है, उस लेवल पर हम आगे क्या जुमला लिखते हैं कि ठीक है, मान लेते हैं प्रोड्यूस तो करता है एक्सेलरेशन को, लेकिन जब आपने न्यूटन का कोई सेकेंड लॉ वगैरह पढ़ा होगा तो वहां हमारे पास क्या निकला है? फोर्स का फॉर्मूला M/A. हमने तब कैसे डिफाइन किया है? फोर्स इज डिफाइंड एज क्या? तब वो प्रॉपर डेफिनेशन थी. फोर्स इज इक्वल टू क्या? द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, पहले लगे प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, एंड पे क्या कहना चाहिए? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या? एंड एक्सेलरेशन. आई थिंक ये हमारे पास 3 लेवल हैं बातों के. पहला ये कि जस्ट द पुश और पुल ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन टू द अदर. दूसरा ये कि इट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे फोर्स को. और तीसरा ये कि बेसिकली अगर आप प्रॉपर इक्वेशन बनाना चाहते हैं, या प्रॉपर फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, या प्रॉपर डेफिनेशन बोलना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है? वो जो आपके पास फॉर्मूला बनता है उसको प्रॉपर वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दिया जाए एज क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन. और ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन की बात जो है वो निकाली कहां से हमने? कौन से लॉ से ये वाला फॉर्मूला डेवलप हुआ है? आई होप यू नो कि ये कहां से डेवलप हुआ था. ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये क्या हुआ था जी? सर जी ये बात निकली थी. ठीक है जी. न्यूटन का पहला लॉ क्या था? उसकी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स में दे चुका हूं. जो भी स्टेटमेंट आपको पसंद आती है प्लीज उसको आप रटा मान लीजिएगा. मुझे लगता है मुझे पहली स्टेटमेंट ही पसंद आती है. An object continues to remain in the state of rest or in the state of uniform motion until and unless an external unbalanced force is applied on it. उसके वैसे तो मैंने 3-4 वर्जन और भी लिखवाए हैं, लेकिन जस्ट थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में मैं गया हूं. अदरवाइज मैं पहले लॉ कोई पेपर में लिखने को आएगा तो लिखूंगा. हाँ, अगर पेपर वाले ने कहा डिफाइन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो मेरे पास जो वर्जन है एक वो लंबा चौड़ा, if an external unbalanced force is applied on an object then an acceleration will be produced in the object that will be directly proportional to the net force and inversely proportional to the
आई थिंक ये थोड़ी मुश्किल हो गई है, मुश्किल नहीं मतलब थोड़ी लंबी हो गई है बात, ठीक है। इसका सबसे आसान वर्जन क्या है सर जी, ये उसका वर्जन है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, यही स्टेटमेंट न्यूटन का, ये फोर्स का फार्मूला भी है, ये फोर्स की डेफिनेशन भी है, और यही न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भी है। किसी को मसला है इस बात से? जी भाई। बेटा मोशन और फोर्स आपस में बहुत सगे बहन भाई हैं, उनके जीना मरना उनका इकट्ठा है, ठीक है। वो तो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था काइनेमैटिक्स, वो तो इसलिए हमने कहा नहीं यार अभी पहले भाई को देखेंगे, दूसरे भाई से बाद में मिलते हैं। दूसरे भाई से मिले तो पता चला वो पहले भाई का ट्विन ब्रदर है, ठीक है जी, वो उसके बगैर गुजारा ही नहीं है उसका, ठीक है जी। तो इसलिए वो जरूरी नहीं है कि आप मोशन और फोर्सेस दो अलग अलग बातें नहीं, एक ही बात है, ठीक है। मूवमेंट के लिए आपको मालूम है फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, कैसा कैसा, न्यूटन के पहले लॉ जैसा, फिर न्यूटन के सेकेंड लॉ जैसा। और जो हमारा सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट है आप वो ऊपर भी लिख दे बेशक, क्या थी कि इफ पहला क्या था, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन until unless an external unbalanced force is applied। मतलब पहले लॉ में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब दूसरा लॉ कहता है if an external unbalanced force is applied on the object then what, then the object will not continue to remain in the state of rest, it will not continue to remain in the state of uniform motion, rather it will क्या, it will accelerate, ठीक है, such that the acceleration will be क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट। वो मैं समझा चुका हूं, प्रोपोर्शनैलिटी समझाकर, इक्वालिटी बनाकर, फॉर्मूला डेवलप करके वो सारी बात हो चुकी है, और एंड नतीजा हमारे पास यहाँ पहुंचा है। यहाँ तक अगर किसी ने कोई सवाल जवाब पूछना है तो प्लीज वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। आई थिंक मैं आपको फोर्स का जो मतलब है अकॉर्डिंग टू जो भी ये नोट्स मैंने आपको दिए हैं, मेरे लिए वो इतना ज्यादा अहमियत नहीं रखते। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखती है, ये तीन बातें, बल्कि ये तीन बातें भी अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत क्या रखती है, ये वाली बात। इस बात में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो प्लीज हाथ खड़ा कर सकता है। एनीवन जी, यूं समझिए कि डायनामिक्स में जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिस थिंग, ठीक है। मैं उस तरीके से ना भी पढ़ाऊं जैसे मैंने आपको नोट्स दिए हैं, मुझे कैसे पढ़ा लेना चाहिए था। आई होप यू रिमेंबर हमारा क्या सीक्वेंस चल रहा है। हम कैसे पढ़ते हैं किसी भी क्वांटिटी को, सीधा सीधा फार्मूला नहीं पढ़ते हैं, या सीधा सीधा प्रोपोर्शनैलिटीज नहीं पढ़ते हैं। अगर आप अपना पहले चैप्टर पे चले जाएं, आपके पहले चैप्टर में पढ़ने का ट्रेंड क्या है, आपके पहले चैप्टर में पढ़ने का ट्रेंड क्या था जनाब साहब, बताएंगे? कॉपी शॉपी बंद करो भाई, लेक्चर पे ध्यान दो, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है जी बच्चों? जी बिल्कुल। हम सबसे पहली बात क्या बता रहा हूं यार आपको कि सर जी हाँ जी, ये तो हिला दिए अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान कोई टिश्यू विश्यू है जी? इमरान टिश्यू ला दे। खैर क्या बात बता रहा था जी मैं आपको, वो हाँ पहले चैप्टर में थे हम, कि पहले चैप्टर में हमने कैसे टॉपिक अपना स्टार्ट किया, विद बेस क्वांटिटीज, देन विद बेस का क्या सीन होता है, याद आ गया क्या पढ़ाना है जी? बेस का क्या सीन होता है जी? सब तो फंडामेंटल होती है, सीधी सीधी बस नाम होता है, यूनिट होती है, मतलब होता है, बात खत्म होती है। ये बहुत हुआ तो कोई इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं हम उसका। हाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे पढ़ाया जाता है सर जी? वो डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, ऐसे ही है ना। उस खाते में हमने बहुत सारी पढ़ी हैं। कितनी पढ़ी हैं? अगर आपको याद हो तो हमने ना लेंथ के साथ 2 पढ़ी होंगी, फिर मास के साथ 2-3 पढ़ी होंगी, 2 मतलब कोशिश होती थी। लेंथ के साथ क्या क्या पढ़ा? एरिया वॉल्यूम। फिर मास के साथ क्या पढ़ा? वेट डेंसिटी। फिर टाइम के साथ क्या पढ़ा? नहीं, टाइम पीरियड तो बेस ही था, फ्रीक्वेंसी पढ़ी हमने एक्स्ट्रा। फिर टेम्परेचर के साथ क्या पढ़ा? हीट। हीट में से पता नहीं एक थी कौन सी वाली, हीट कैपेसिटी, और दूसरी क्या थी? लेटेंट हीट थी। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? करंट। करंट के साथ क्या पढ़ा? करंट के साथ हमने चार्ज भी पढ़ा, और करंट के साथ हमने पता नहीं कोई वोल्टेज भी पढ़ लिया, और थोड़ा सा मुझे लगता है मैंने वो करंट के बाद चार्ज भी समझाया हुआ है, I = Q/T, Q = I × T। फिर आपको मैंने वो वोल्टेज भी समझाया हुआ है। वोल्टेज कौन सा वाला समझाया हमने? वोल्टा वाला, कि बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? वोल्टेज प्रोवाइड करती है। उसका पता नहीं ओम्स लॉ कोई था,
क्या था ओम्स लॉ? उसका कोई करंट के साथ कोई रिलेशन था और वहां से हमने रेजिस्टेंस भी पढ़ा हुआ है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है भाई? नहीं ना। इसी तरह अगर मैं कहूं जी मैंने अब नया सेक्शन स्टार्ट कर दिया है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है मेरा पढ़ाने का। वैसे तो मैंने आपको कहा था मैं इसी तरह हर काम करूंगा। किस तरह? क्या क्वांटिटी पढ़ाऊंगा और क्वांटिटी के बारे में सारी बातें समझाना स्टार्ट कर दूंगा। काइनेमैटिक्स वाले चैप्टर में भी काफी हद तक मैंने यही कोशिश की है। क्या कोशिश की है? कि मैं पढ़ाऊं जी स्पीड क्या होती है, कैसे पढ़ाएं, क्या एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, उसका फॉर्मूला प्रोपोर्शनैलिटी के थ्रू या किसी भी तरीके से हमने लिखकर समझ लिया। वेलोसिटी को भी ऐसे ही कि सर वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है, वहां से हमने फॉर्मूला निकाल ली। एक्सेलरेशन को कैसे किया? उसको भी ऐसे ही डिफाइन किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टाइम, वहां से डिफाइन किया। फिर एक हमने मोमेंटम भी डिफाइन किया था। कैसे? उसको तो बिल्कुल सीधा सीधा किया था, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, इट वाज प्रोडक्ट ऑफ क्या? मास एंड वेलोसिटी। जरा उस पेज पे जाए प्लीज, जरा उस पेज पे जाए, यहाँ पे आपने मोमेंटम को डिफाइन किया। प्लीज उस पेज पे जाए जहां पर आप डायनामिक्स का पहला पेज है। बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। डायनामिक्स के पहले पेज पे जाओ जी, और डायनामिक्स के पहले पेज पे जरा गौर करो कि क्या चल रहा है वहां। हमने कहा इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या? मोशन विद क्या? विद रेफरेंस टू। ऐसे ही था। मैंने पहले किसको अंडरलाइन कर लिया? मोशन को अंडरलाइन कर लिया। मोशन को जब अंडरलाइन किया तो वहां क्या क्या लिखा हुआ है? ये तो आपने इसको छापा है, इससे पीछे भी मेरा एक लेक्चर है, इससे एक पेज पीछे मेरा लेक्चर है, एक पेज पीछे जाओ, यहां भी तो डायनामिक्स था है? एक तो बेटा नोट्स वाला डायनामिक्स है ना, नोट्स वाला डायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले भी मैंने डायनामिक्स स्टार्ट कर दिया था। यहां मोमेंटम लिखे, किधर है मोमेंटम? आपको पेज ही नहीं है जी भाई। आप या उस लेक्चर में थे और आप अक्सर सोए होते हैं, लेक्चर के दौरान भी सोए होते हैं। आपके पास है जी मोमेंटम वाली बात? हाँ, इनके पेज पे तो है, इनके पेज एब्सेंट होंगे। चलें, सो क्या बात हो रही है जी? क्या बात हो रही है? अब वहां अगर आप उस पेज पे चले गए हैं तो प्लीज बताइए क्या चल रहा है वहां। देखें, गौर से मेरी बात सुनिए। वहां चल रहा है जी डायनामिक्स की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? हाँ, स्टडी ऑफ क्या? मोशन एंड क्या लिखा हुआ है? ऐसे हुआ है ना, है जी। मोशन को अंडरलाइन करके नीचे क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन और मोमेंटम। इसका मतलब यहां मोशन से रिलेटेड आप क्या समझ रहे हैं? मोमेंटम समझ रहे हैं। कैसे डिफाइन किया मोमेंटम का आपने? सीधा सीधा क्या लिखा है? सीधा सीधा लिखा है सर जी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या? मास एंड, अच्छा, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी को एतराज था इस बात से? आपने सीधा सीधा कह दिया m इंटू क्या? v इज इक्वल टू क्या? मोमेंटम, पता नहीं p क्या, पीटरे शीटरे क्या था, ये कुछ था पता नहीं, p फॉर समथिंग था। हमने कहा जी खड़े में रहे, हमारा मोमेंटम का सिंबल क्या है? p है। बहरहाल 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 मेरा आपसे सवाल यह है, मैं उसी दिन क्या करता? मैं उसी दिन आपको ये वाला पेज ही ना पकड़ाता। मैं कहता जी फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन होता है। तो किसी को एतराज होता है इस बात से? है जी कि जी फोर्स के साथ क्या, जैसे मोमेंटम के लिए आप कहते हैं सर इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना, ड्राइव्ड क्वांटिटी को पढ़ने का क्या तरीका है? यही तरीका है सर जी। उसका क्या करें, या तो फार्मूला, या तो पहले डेफिनेशन लिख दें, उसमें से फैक्टर्स निकाल के फार्मूला बना लें, या पहले फैक्टर्स सोच लें, उन फैक्टर्स का प्रोपोर्शनैलिटी बना के फार्मूला बना लें। यही पैटर्न है ना भाई, ये कुछ और पैटर्न है। तो यहां भी अगर मैं सीधा सीधा करूं, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, तो सीधा सीधा फार्मूला नहीं आता। m इंटू क्या, वहां से m इंटू वी, यहां गया m इंटू ए। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। किसी को मसला इस बात से कि मास को आप क्या कर रहे हैं? आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम आता है, आप मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? फोर्स आएगा। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? तो मैं अगर डायरेक्टली लिखवा देता तो मेरा काम आसान होता है, जिंदगी आसान होती। ठीक है जी, बात खत्म हो जाती है हमारी। एफ इज इक्वल टू एम है जी, दैट्स इट। तो नतीजा मेरा एफ इज इक्वल टू एम ए याद कराना है आपको। क्या याद कराना है भाई? एफ इज इक्वल टू एम ए ही याद कराना है। सिर्फ क्या हो रहा है, यू नो,
उसको याद कराने के तरीके के अंदर मैंने क्या थोड़ा किताब के तरीके से चलते हैं। अरे किताब किस तरीके से चलती है, जैसे आपको ये नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, ये मैंने किसी स्टाफ में से किसी को बोला यार मुझे जैसे मैं पढ़ाता हूँ उस हिसाब से जरा डायनेमिक्स के नोट्स बना दें। पिछले साल के उन्होंने किसी की कॉपी पकड़ी, कॉपी को टाइप किया, टाइप को हल्का फुल्का मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो जी गुजारा चल गया। तो मैंने आपको हैंडआउट्स पकड़ा दिया, ठीक है, कि जी पहले फोर्स का बेसिक मीनिंग लिखें, फिर फोर्स के इफेक्ट्स लिखें, फिर फोर्स का O2 लेवल लिखें, फिर न्यूटन के लॉज लिखें, फिर लॉज में से क्या करें उनकी एक्सटेंशंस करें, फिर सेकंड लॉ पे जाएं, वहां से प्रोपोर्शनैलिटी में जाएं, वहां से फॉर्मूला निकालें। तो यहां ना भी करें भाई, खड़े में भेजें, क्या करें सीधा सीधा लिखें फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। किसी को प्रॉब्लम है भाई? जैसे आपने मोमेंटम याद कर ली है कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, तो हम सारी डेफिनेशन ऐसे ही याद करते थे ना। डेंसिटी कैसे याद किया आपने? रेशो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो या पीछे कोई डेंसिटी का लॉ लिखा था आपने? नहीं ना, तो सीधा मास ओवर वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन किया आपने? सर जी वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या, मतलब टाइम पीरियड का उल्टा होता है ये, ठीक है। आपने उसके अलावा जितनी भी मतलब जो भी एरिया कैसे याद किया है? प्रोडक्ट ऑफ क्या, 2 लेंथ्स। वॉल्यूम कैसे याद किया है? प्रोडक्ट ऑफ 3 लेंथ्स, ठीक है, मतलब वो 3 लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट वाली बात। ऐसे ही चलता आ रहा है ना हमारा सारा काम। या तो हम डेफिनेशन लिखकर फैक्टर्स को थोड़ा फॉलो करते हैं, या फैक्टर्स समझकर डेफिनेशन डेवलप कर देते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, हमने यहां पे न्यूटन साहब को थोड़ा रिस्पेक्ट किया कि न्यूटन साहब ने अपने जमाने में, क्यों मैंने न्यूटन साहब को रिस्पेक्ट भी क्यों, मैं बता चुका हूं आपको। इस फील्ड के सबसे बड़े मास्टर कौन थे? इस फील्ड के मास्टर का नाम न्यूटन साहब था, उन्हीं के नाम पर यूनिट रखी गई। तो मैंने भी क्या रिस्पेक्ट किया उनको कि उन्हीं के पढ़ाए हुए तरीके पर क्या करूंगा, उन्हीं के लॉस के तरीके को मैं अपना सिलेबस बनाऊंगा। अदरवाइज मेरे पास सबसे आसान तरीका क्या था, मुझसे मैं अगर उनको इन्वॉल्व ना करता, ठीक है, क्यों इन्वॉल्व ना करता, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्यों ना इन्वॉल्व करूं उनको उस टॉपिक के अंदर, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कैसा जी सिलेबस डिजाइन करें तो मैं कहूंगा यार भाई जब सारा कुछ सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड में चल रहा है, इसको भी क्या करो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड में लेके जाओ, यूनिट समझाओ, फॉर्मूला समझाओ, इंस्ट्रूमेंट समझाओ, न्यूमेरिकल समझाओ और काम खत्म करो, ठीक है। बात मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक। बहरहाल आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा करें भैया। फोर्स के मीनिंग को लेकर, फोर्स की डेफिनेशन को लेकर, जिस तरीके से हम उस डेफिनेशन तक पहुंचे हैं उस तरीके को लेकर F = ma में किसी को प्रॉब्लम है तो आप हाथ खड़ा कर सकते नहीं? चलें, अब मेरे पास एक सवाल है फिर। ये जो F = ma है ना बेटा, मैं हर चीज को बहुत सोच के और बहुत समझ के करता हूं। मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं किया, मुझे पता है मैं कर सकता था ना, ठीक है, मैंने आपको कहा भी कि मैं चाहता तो मैं ऐसे करता, फिर भी मैंने नहीं किया। कुछ और वजह भी होगी, सिर्फ ये वजह नहीं है कि न्यूटन साहब को रिस्पेक्ट करना था, ठीक है, वो एम्पेयर साहब भी तो साइंसदान ही थे, वो जो करंट वाले, उनको कोई रिस्पेक्ट बेचारे को मैंने नहीं दी, कोई एम्पेयर लॉ नहीं लिखा, नहीं कोई कूलम लॉ नहीं लिखा, सीधा सीधा क्या कर दिया, I = Q/T या Q = I/T, वहां तो मैंने सीधा सीधा पढ़ाया है, हालांकि वो तो बंदे को समझ भी नहीं आता, ठीक है। वहां भी तो पहले एम्पेयर एक साइंसदान है, कूलम एक साइंसदान है, उनका हिसाब किताब होना चाहिए बेचारों का, उन्होंने भी किताबें लिखी हैं, उन्होंने भी अपने को लॉज बनाए हैं, वो तो मैंने लॉज को इन्वॉल्व नहीं किया, यहां मैंने लॉ इन्वॉल्व कर दिए। कुछ सोच सकते हैं कोई एक्स्ट्रा बात की क्यों किया? एनीवन? नो बेटा, यहां से समझाता ना तो यहां से मैं फोर्स समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? टॉपिक तो फोर्स है ही नहीं, टॉपिक तो है नेट फोर्स। क्या है भाईजान? टॉपिक तो फोर्स है ही नहीं, टॉपिक तो है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या जनाब? ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं निकाला आपने, किसका निकाला? अनबैलेंस्ड फोर्स का निकाला है, रिजल्टेंट फोर्स का निकाला है, जिसको आप नेट फोर्स कहते हैं, उसका फॉर्मूला है ये। इट्स नॉट, फोर्स इज नॉट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इट्स द नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो नेट फोर्स को या अनबैलेंस्ड फोर्स को, उसको इन्वॉल्व करने के लिए कौन सा सीक्वेंस डिजाइन किया गया? ये सीक्वेंस न्यूटन के लॉज डिजाइन किए गए कि पहले लॉ में भाई ने कहा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगी, हाँ अनबैलेंस्ड फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन होगी। तो फोर्स में भी क्या होना चाहिए था? मैं सिर्फ फोर्स नहीं पढ़ाना चाहता था, क्या पढ़ाना चाहता था भाई? अनबैलेंस्ड फोर्स। हाँ, सिर्फ फोर्स पढ़वानी है ना, एक पढ़ाई है आपको,
सबसे पहले चैप्टर में पढ़ाई है। कौन सी? वो सीधी सीधी पढ़ाई है ना, बताओ ना कौन सी फोर्स सीधी सीधी पढ़ाई है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, पढ़ा हुआ है भाई, ये तो मैंने अभी स्टार्ट किया। वेट तो मैं 3 महीने पहले पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों वो 3 महीने पहले क्यों पढ़ा दिया? हाँ जी सर, वो तो बैलेंस, वहां बैलेंस बुलेंस का चक्कर ही कोई नहीं था, वहां अनबैलेंस का मुझे लेने देने ही कोई, वहां तो मैं सीधा सीधा मास एंड वेट का फर्क पढ़ा रहा था। कुछ याद करें जरा प्लीज। वहां टॉपिक क्या था कि mass is a base quantity, weight is a derived quantity. Mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Mass is measured in kgs, weight is measured in newtons. Mass is the amount of matter packed in a body and weight is the force of gravity acting on the body. वहां तो मैं ऐसे चल रहा था ना। And if it is the force of gravity, क्या मैंने वहां पे आपको ये समझाया कि फोर्स का फार्मूला होता है mass into acceleration, और उस एक्सेलरेशन की जगह डाल दो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो बन जाएगा F इक्वल टू ma के बाद क्या बन जाएगा? m इंटू जी बन जाएगा। नहीं भाई, वहां तो मैं F इक्वल टू ma को तो इन्वॉल्व ही नहीं किया। वैसे किसी ने सवाल पूछ लिया तो इन्वॉल्व कर दिया होगा, अदरवाइज मेरा अप्रोच ये नहीं था। मेरा अप्रोच कोई ग्रेविटी थी तो ग्रेविटी की फील्ड थी, तो फील्ड की स्ट्रेंथ थी, तो स्ट्रेंथ के बीच में से कहीं मैं फॉर्मूला निकाल लिया था। बहरहाल जैसे भी निकाला जैसे नहीं निकाला, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैं नेट फोर्स पढ़ा रहा हूं, मैं अकेली इकलौती फोर्स नहीं पढ़ा रहा। ठीक है जी, मैं क्या पढ़ा रहा हूं बेटा? ये जो m इंटू ए है ना, ये किसी एक फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है किसी भी सिस्टम पर अनबैलेंस फोर्स के अप्लाई होने का। ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं? अगर दो फोर्सेस हों, मतलब एक आगे भी लग रही हो और एक पीछे भी लग रही हो, तो कौन सी वाली फोर्स m इंटू ए के बराबर होगी? सर कोई एक तो नहीं होगी, अगली वाली माइनस पिछली वाली, डिफरेंस निकाल के नेट फोर्स निकाल के वो जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो बराबर होगा किसके? वो m इंटू ए के बराबर होगा। और अगर आगे दो फोर्सेस लग रही हैं तो भी दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे सारा, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे पहले। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बाद क्या होगा? वो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होगी किसके? m इंटू ए के। ये बात समझानी थी असल में, इसलिए पहले क्या समझाना पड़ गया? न्यूटन का पहला लॉ, जिसमें उसने कहा फोर्सेस अगर बैलेंस्ड हुई, मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड जीरो हो गया, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड जीरो हो गया, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स ना हुई तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। मतलब नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हुई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होगी। तो वो फॉरवर्ड फोर्स की बात तो नहीं कर रहा, वो बैकवर्ड, वो तो कहता है नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। फोर्सेस बेशक लगी रहे, जैसे होता ना, वो मैंने बीच में की क्रूज कंट्रोल वाली मिसाल दी हुई थी आपको कि ड्राइविंग फोर्स तो थी, फ्रिक्शनल फोर्स भी है, लेकिन क्या नहीं था? फोर्सेस तो थी ना वहां पे। या गाड़ी मतलब क्रूज कंट्रोल पे जाए तो इंजन ऑफ हो जाता है, मतलब क्रूज कंट्रोल का बटन दबाए तो इंजन ऑफ हो जाता है। सर इंजन तो चल रहा है, क्या ड्राइविंग फोर्स नहीं होती? पेट्रोल नहीं लगता? लगता ना सर, ड्राइविंग फोर्स भी होती है ना। ठीक है, क्या हवा खत्म हो जाती है? हवा का इफेक्ट फ्रिक्शन खत्म हो जाती है? होती है सर, वो भी होती है। लेकिन तब एक्सीलरेशन क्यों जीरो होती है? फोर्स तो है, एक्सीलरेशन क्यों जीरो है? सर फोर्स बेशक है, नेट फोर्स नहीं है। क्या नहीं है? अनबैलेंस फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? फोर्सेस क्या है? इसलिए फोर्स के चैप्टर में सबसे जरूरी चीज क्या है? बैलेंस होना या अनबैलेंस होना, यह बात सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसलिए मुझे इस पैटर्न को फॉलो भी करना पड़ा, रिस्पेक्ट भी करना पड़ा, बिकॉज मैं सिर्फ फोर्स नहीं पढ़ाना चाहता था, मैं क्या पढ़ाना चाहता था? नेट फोर्स पढ़ाना चाहता था, अनबैलेंस फोर्स पढ़ाना चाहता था, रिजल्टेंट फोर्स पढ़ाना चाहता था, ओवरऑल फोर्स पढ़ाना चाहता था, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस पढ़ाना चाहता था। उसको क्या कहना चाहता था? उसको m इंटू ए कहना चाहता था। इसलिए यह तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया कि जैसे मोमेंटम को कह दिया m इंटू वी तो सीधा सीधा फोर्स को भी कह दिया m इंटू ए। नो, किसको कहेंगे m इंटू ए? नेट फोर्स को कहेंगे m इंटू ए। तो बस समझने वाली बात क्या है, इसलिए एक वजह थी कि ये नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? बिकॉज मैंने फोर्स नहीं पढ़ाना, मैंने क्या पढ़ाना है? मैंने नेट फोर्स पढ़ाना है। यहां तक अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी। बात समझ आई कि नहीं आई है कि पढ़ाने के पैटर्न को चेंज क्यों किया गया, न्यूटन के लॉस को इन्वॉल्व क्यों किया गया, पहले लॉ में अनबैलेंस्ड फोर्स का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि अल्टीमेटली हम कहां जाना चाहते हैं? हम अनबैलेंस्ड फोर्स का फॉर्मूला समझाना चाहते हैं, हम किसी एक आदि पर्टिकुलर फोर्स का फॉर्मूला नहीं समझना चाहते। अगर किसी एक आदि पर्टिकुलर फोर्स का फॉर्मूला समझना है
तो उसका तरीका मैं ऐसा कर सकता हूं, जैसे मैंने पहले भी कभी किया हुआ है, W = m/g वाला, या कोई और फोर्स पढ़ाई मैंने आगे तो शायद मैं सीधा सीधा पढ़ा दूं, लेकिन मैं अभी ओवरऑल सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स की बात कर रहा हूं। और नेट फोर्स जो है वो क्या होती है, अगर दो हो, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड हो, तो फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर दोनों फॉरवर्ड हो तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। ऐसा एक सवाल है, दोनों बैकवर्ड हो तो क्या करेंगे, हैं होंगी वो भी दोनों ऐड, लेकिन वो दोनों का रिजल्ट नेगेटिव होगा। किधर होगा, मतलब अगर मैं कहूँ बैकवर्ड है तो पहली भी एक है -5, दूसरी भी क्या है -10, तो उनका रिजल्ट क्या होगा, -15 होगा। मतलब -5 + -10 क्या हुआ, इतना तो मैथ्स आता होगा, अभी अरिथमेटिक्स वाली मैथ्स हो रही है। बहरहाल आई थिंक आप ये फोर्स के डेफिनेशन तक पहुंच चुके हैं। और हमने, मुझे बताएंगे यार, मैंने लास्ट लेक्चर में आखिरी बात क्या की हुई है। मैंने पिछला पूरा लेक्चर जो है वो रिवाइज तो कर दिया है, आई थिंक मैं यहां तक पहुंच चुका था। यहां से आगे कहां तक पहुंच चुका था, बस ये पूछना है आप लोगों से। को बता सकता है जी, थर्ड लॉ तक पढ़ लिया था। अच्छा, हाँ, टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुरू करना है। चलें, इससे पहले कि मैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस शुरू करूं, मैं इस न्यूटन के सेकेंड लॉ में कुछ और बात भी समझाना चाहता हूं कि जैसे जब उसने वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन कहा, तो प्लीज बताएं ये जो m × a है, ये किसका जवाब है, ये f का जवाब है, ये f नेट का जवाब है। बस ये याद रखवाना है कि आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि f = ma, आप क्या कहेंगे, f net = ma। ये ओ लेवल के बच्चों की बहुत बड़ी गलती होती है कि वो क्या याद रखते हैं, वो f = ma याद कर लेते हैं। उनको क्या याद करना चाहिए, f net = m × a। उनको याद रखना चाहिए कि f के साथ सब स्क्रिप्ट में क्या लिखें, नेट फोर्स लिखें। यहां पर सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा होना चाहिए, नेट लिखा होना चाहिए। अगर आप ओ लेवल में इस बात को नहीं समझेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है, कि m × a जो है वो फोर्स का नहीं बल्कि ओवरऑल फोर्स का फॉर्मूला है। ओवरऑल मतलब वही जिसको मैं क्या क्या नाम बोला मैंने, ओवरऑल फोर्स, फिर रिजल्टेंट फोर्स, फिर नेट फोर्स, या एक और भी नाम है अनबैलेंस फोर्स। आप इसको या तो अनबैलेंस फोर्स बोल दें, या नेट फोर्स बोल दें, या रिजल्टेंट फोर्स बोल दें, या ओवरऑल फोर्स बोल दें, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस बोल दें, जो भी लफ्ज आपके दिमाग में आता है। अकेली फोर्स नहीं है ये, एक निजाम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस हैं सबका नेट है ये। तो वो किसके बराबर है, वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दो जी, है ना। एफ लगा के नीचे नेट, बेटा एफ लगा के नीचे नेट एक सिंबल है ना यार। या तो अकेला एफ हो, तो मैं अब अकेला एफ तो नहीं पढ़ा रहा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एफ लिखकर नीचे सबस्क्रिप्ट में नेट लिख रहा हूं, तो चेंज कर दिया ना मैंने, मतलब थोड़ा और एडवांस कर दिया। इट्स नॉट जस्ट एफ, व्हाट इज इट, इट्स एफ, एफ के साथ क्या, एफ के साथ नेट। हाँ, अगर आप कहते नहीं सर मैं कहूंगा ओवरऑल फोर्स, मैं कहूंगा ऊपर एफ लिखें, नीचे सबस्क्रिप्ट में ओ लिख दें। अगर आप कहते नहीं सर मैं कहूंगा रिजल्टेंट फोर्स, तो आप फिर ऊपर एफ लिख दें, नीचे आर लिख दें। आप कहेंगे नहीं सर जी अनबैलेंस फोर्स पढ़ूंगा, ऊपर एफ लिख दें, नीचे सबस्क्रिप्ट में यू लिख दें, ये यू एन बी समथिंग ऐसा लिख दें। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, मैं वो नेट लिखना चाह रहा हूं। नेट फोर्स का मतलब वही है जो अनबैलेंस फोर्स का मतलब है, जो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है, जो ओवरऑल फोर्स का मतलब है। योर क्वेश्चन प्लीज। नहीं, डेल्टा एफ कुछ और होता है। डेल्टा एफ इज समथिंग लाइक डिफरेंस ऑफ फोर्स। हाँ, एक चीज है वैसे, डेल्टा एन की, डेल्टा एफ की बजाय ये लिख सकते हैं, ये निशान किस चीज का, सम ऑफ फोर्सेस। सम मतलब ये ऐसा सम है जिसमें फॉरवर्ड वाली पॉजिटिव होंगी, बैकवर्ड वाली नेगेटिव होंगी, इस निशान को मतलब है। लेकिन मैं इस निशान को ए लेवल्स में ही इन्वॉल्व करूंगा। अभी आप बस सिंपल क्या कर लें, एफ के साथ नीचे सब स्क्रिप्ट पर NET नेट लिख दें, और उस नेट फोर्स का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस है, ठीक है, ओवरऑल फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, ये सब एक ही अल्फाज हैं। किसी को मसला है तो प्लीज और हाथ खड़ा करें। सवाल में वो नाम ही नहीं लेता, सवाल में वो एक सिचुएशन बनाता है जिसमें 3-4 फोर्सेस होती हैं। हमें देखना होता है कि हम क्या करेंगे, मतलब हम फॉरवर्ड को
और बैकवर्ड को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे कि क्या करेंगे कि क्या नहीं करेंगे, ये हमने देखना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। कहने में पॉइंट, ये सवाल में क्या होगा, सवाल में शायद वो नाम इस्तेमाल ना करे, सवाल में एक सिचुएशन दे दे कि गाड़ी है भाई, गाड़ी का मैस इतना है भाई, ठीक है, और गाड़ी ने जो है उसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स इतनी है, फ्रिक्शनल फोर्स इतनी है, ठीक है, और आप बताएं एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो हम पहले गाड़ी बना लेंगे, फिर ड्राइविंग फोर्स बना लेंगे, फिर फ्रिक्शनल फोर्स बना लेंगे, फिर देख लेंगे कि कौन आगे है कौन पीछे है, उनको प्लस करना है या उनको माइनस करना है, जो कुछ भी करना है हम देख लेंगे वहां पर, या हम अपने लिए याद करेंगे इस एफ नेट इज इक्वल में, ठीक है जी। बहरहाल और किसी के पास कोई सवाल है जी? An agent that produces or tends to produce, देखें अंग्रेजी ने बड़ा कमाल किया है कि अगर ना भी किया उसने प्रोड्यूस, तो टेंड्स टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि सवाल में अकेली अकलौती फोर्स ना पड़ी जाए, क्योंकि फोर्सेस का कुछ बैलेंस निजाम आ जाता है और फोर्सेस का कुछ, इसीलिए तो टॉपिक चेंज हो गया ना कि सिर्फ फोर्स पढ़े ही ना, क्या पढ़े, नेट फोर्स पढ़े, क्योंकि सिर्फ फोर्स पढ़ेंगे तो अकेली अकलौती फोर्स, क्या पता उसको कोई दूसरी फोर्स बैलेंस कर दे, तो कहता है यार उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसका इफेक्ट समझने के लिए न्यूटन साहब ने क्या कहा, जी मैं हूं ना, मैं मैदान में आ जाता हूं। उन्होंने मैदान में आकर क्या किया, ठीक है, उन्होंने वो मैं हूं ना की मूवी बनाने की बजाय अपने लॉस बना लिए। क्या बना ली थी? तो लॉस को अब आप समझेंगे तो काम आसान हो जाएगा। उससे पहले वो बेचारे परेशान नहीं होते थे, यार ये फोर्स को एम इनटू ए बोलना है, ये नेट फोर्स को एम इनटू ए बोलना है, ये क्या करना है क्या नहीं करना। तो न्यूटन साहब ने सारा कुछ सिंप्लीफाई कर दिया कि आप अकेली फोर्स के लिए एम इनटू ए ना बोलें, आप ऐसे ना पढ़ाएं कि फोर्स इज डिफाइंड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। आप क्या पढ़ाएं, आप सिस्टम में बैलेंस फोर्सेस का इन्वॉल्व करें, फिर अनबैलेंस फोर्स इन्वॉल्व करें, फिर रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद आप नेट फोर्स बोल दें, उसको बोलिएगा नेट फोर्सेस क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। और फिर जब न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो कोई गलती नहीं होगी, जब आप अकेली फोर्स नहीं नेट फोर्स कैरी करेंगे। बहरहाल ये नेट फोर्स का मतलब कैरी करने के लिए हमें सारी फोर्सेस समझनी पड़ेंगी। मेरा आगे टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक है कि अगली कौन सी है, पिछली कौन सी है, ऊपर कौन है नीचे कौन है, नेट फोर्स निकालनी कैसे है, कौन हमेशा फॉरवर्ड होगी कौन हमेशा बैकवर्ड होगी, कौन हमेशा ऊपर होगी कौन हमेशा नीचे होगी, किसको पॉजिटिव बोलना है किसको नेगेटिव बोलना है, कब वो डेल्टा करना है कब सम करना है। जैसे उस बच्चे ने सवाल पूछा कि सर एफ के साथ डेल्टा लगा दूं, तो उसके पता दिमाग में क्या चल रहा था, सर डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, तो उसका दिमाग चल रहा है सर हमेशा सवाल में एक फोर्स आगे होगी एक फोर्स पीछे होगी, तो उसको लगता है डेल्टा कर देते हैं। क्या पता को मुझसे कहता सर वो सम वाला निशान लगा लूं, उसके दिमाग में क्या चलेगा, सर क्या पता सारी फोर्सेस क्या होंगी आगे ही होंगी पीछे कोई होगी नहीं, तो इसलिए ना मैं डेल्टा का निशान लगा रहा हूं ना मैं सम वाला, मैं किस निशान में इंटरेस्टेड हूं, एफ लिखकर नीचे क्या लिख देता हूं, नेट लिख देता हूं। अब एक फॉरवर्ड हुई एक बैकवर्ड हुई तो भी आपको पता है नेट कैसे निकालना है, तब क्या करना है तब माइनस करना है, दोनों फॉरवर्ड हुई तो क्या करना है, तो भी आपको पता है नेट कैसे निकालना है, ऐड करना है, ठीक है। मुझे बात बताएंगे, मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए क्या, यानी कहां पढ़ाए वेक्टर्स, क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, उधर मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाया था, मुझे प्लीज वहां लेके जाएं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में लेके जाएं जी। वहां मैंने जब वेक्टर्स को कई दफा पढ़ाया तो मैं चेक करना चाहता हूं मैंने क्या पढ़ाया, दिखाओ जी। वहां जब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया, द मोमेंट आपने कहा डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, तो अगला ही काम क्या पढ़ाया गया, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, ये पहले पढ़ाया गया ना। क्या लिखा आपने, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी जी, कैसे रिप्रेजेंट करते थे सर जी, उसको ना वो क्या कहते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लगाते थे, क्या करते थे, जिसकी लेंथ क्या एक्सप्लेन करती थी, मैग्नीट्यूड, एंगल क्या एक्सप्लेन करता था, डायरेक्शन। फिर हमने उसके लिए काफी सारे डिस्प्लेसमेंट के सवाल किए, फिर एक बंदा यूं जा रहा है फिर वो यूं जा रहा है तो फिर वो यूं जा रहा है, तो पता नहीं कहीं ट्रायंगल बना दी कहीं रेक्टेंगल बना दिया कहीं सेमी सर्कल बना दिया, और वहां पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का काफी फर्क महसूस किया कि वेक्टर्स के हिसाब से सवाल की सिचुएशन कैसी अजीब अजीब सी होती है। मुझे लगता है मुझे वही फर्क यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा देखते हैं जनाब साहब, ये लीजिए प्लीज।
You know,